14 अक्टूबर 2005 के दिन का ये संबत था, दिन की ये बात थी। शहर को न जाने किसकी नज़र लग जाती है और शहर में देखते ही देखते दंगा भड़क जाता है। दंगा कुछ इस कदर भड़कता है कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। हिंदू मुसलमानों को मारना चाहते थे और मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते थे। किसी के हाथ में हथियार था तो किसी के हाथ में चाकू थे। कोई कट्टा चला रहा है तो कोई पथराव कर रहा है और देखते देखते शहर के अलग अलग हिस्सों में आग लगनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ से घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा था और हॉस्पिटल में कुछ लोग दम तोड़ रहे थे। पहले एक आदमी मरता है, फिर दूसरा मरता है, तीसरा मरता है, चौथा मरता है, पाँचवां मरता है और ये संख्या बढ़ते बढ़ते 15 तक पहुँच जाती है। बड़ी संख्या में घायल भी थे और लोग लगातार मर भी रहे थे। अब इसी बीच में पुलिस और प्रशासन सक्रिय होता है तो पता चलता है कि 15 लोगों में जो मरे हैं उसमें से 8 हिंदू हैं और 7 मुसलमान हैं। इसी बीच में किसी ने ये अफवाह फैला दी कि जिन लोगों का घायलों का इलाज चल रहा है यहाँ भी दंगाई पहुँच रहे हैं और दंगाई उनको मार डालेंगे। बड़ी गंभीर रूप से घायल थे, लोगों ने अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने में ही भलाई समझी। और इसके कुछ ही देर के बाद पता चलता है कि मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी अपनी खुली जीप में ऐसे शहर का जायजा ले रहे थे जैसे कि डीएम और एसएसपी पुलिस फोर्स के सामने जायजा लेते हैं कि अब स्थिति सामान्य है कि नहीं है। पुलिस प्रशासन ने जब मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की तो पता चलता है कि सदर विधायक मुख्तार अंसारी ही तो आरोपी हैं, इन पर ही तो दंगा भड़काने का आरोप लगा है। मीडिया ने इस मामले की बड़ी पुरजोर तरीके से जब रिपोर्टिंग करना शुरू किया है और सरकार पर दबाव बना, पुलिस और प्रशासन पर जब दबाव बनता है तो आखिरकार पुलिस प्रशासन ने अपना काम करना शुरू किया और सदर विधायक मुख्तार अंसारी ने जाकर सरेंडर कर दिया। कहा कि साहब जांच कर लीजिए, अगर मैं दोषी हूं तो आप मेरे मामले में कार्रवाई करना। जैसे ही इन्हें गाजीपुर की जेल में बंद किया जाता है, ये ऐसे बंद होते हैं कि साल 2024 तक ये बाहर नहीं निकलते, बल्कि 28 मार्च की रात लगभग 8:40 के आसपास पता चलता है कि गंभीर रूप से बीमार हो गए और लगभग कुछ ही देर बाद या लगभग 1 घंटे के बाद 9:50 के आसपास ये खबर फैलती है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक मोबाइल में एक मैसेज चल रहा था कि बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। साथ में एक न्यूज़ चल रही थी कि ये हार्ट अटैक से मारे गए हैं और दूसरी न्यूज़ चल रही थी कि इनको धीमा मतलब स्लो पॉइजन दिया गया है, धीमा जहर दिया गया है, वो भी अलग अलग बार में। एक तरफ बात हत्या की चल रही है तो दूसरी तरफ बात चल रही है कि आखिरकार इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। कौन सी बात सच है, कौन सी नहीं है, आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे। क्या मुख्तार अंसारी की हत्या हुई है या मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ीपुर और गाज़ीपुर की ही एक विधानसभा है मोहम्मदाबाद। दरअसल आज़ादी के समय की ये बात है। आज़ादी के समय जब महात्मा गांधी जी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, तब उनके बड़े करीबी उनके दोस्त भी बताए जाते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। उन्हें 1926 से 1927 तक यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इतना बड़ा नाम कि गांधी जी के बड़ा करीबी हो रहा हो तो लोग बड़ी इज्जत देते थे, लोग बड़ा उन्हें सम्मान देते थे। उनको एक बेटा भी होता है और जो बेटा होता है इसका नाम सुभान अल्लाह अंसारी होता है। सुभान अल्लाह अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी होते हैं। साथ ही जो इनके समधी होते हैं, समधी का नाम होता है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इतने इतने बड़े बड़े लोगों के नाम, इतने इतने बड़े इन्हें सम्मान मिलने वाले लोग। और ऐसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था तो वक्त के साथ इस स्वतंत्रता सेनानी के घर में जो इनका बेटा होता है सुभान अल्लाह अंसारी, उनको 3 बेटे पैदा होते हैं। एक बेटे का नाम शिवगतुल्ला अंसारी रखा जाता है, दूसरे बेटे का नाम अफजाल अंसारी रखा जाता है और तीसरे बेटे का नाम मुख्तार अंसारी रखा जाता है। दरअसल मुख्तार अंसारी की आज की हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। जो इनके दादा होते हैं उन्होंने गांधी जी के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। इनके जो नाना होते हैं इन्होंने जो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान होते हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया था और साथ ही उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जो इनके पिता होते हैं बड़े नेता होते हैं और इनके खुद के चाचा भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी होते हैं, जो इनके पारिवारिक चाचा। और ये भी बताया जाता है कि जो इनका बेटा है अब्बास अंसारी, जो कि शॉटगन का नेशनल प्लेयर भी रहा है। इतना बड़ा नाम, इतना सब कुछ, और लोग उसे बाहुबली के नाम से, लोग उसे माफिया के नाम से, लोग उसे डॉन के नाम से भी जानते थे। दरअसल कहानी असल में शुरू होती है 30 जून 1963 को इनका जन्म होता है और इसी घर में राजाओं की तरह ये लोग रहते थे और
यहीं से इस लड़के ने यूसुफपुर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से पढ़ाई अपनी शुरू की। जो शुरुआती शिक्षा होती है उसके बाद आगे पीजी की पढ़ाई करने के लिए गाज़ीपुर में जाते हैं, और गाज़ीपुर में जब जाते हैं तो परिवार के लोग बताते हैं वहाँ पर साधु सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, उनसे जिसकी दोस्ती हो जाती है, और वहाँ पर कुछ अलग अलग जातियों का एक वर्चस्व कायम होता था। और इसी वर्चस्व के हिस्से में आने के बाद साथ देने की वजह से अब इनकी जो सोसाइटी थी वो बदलती चली गई। नाना, दादा, पिताजी, चाचा जो एक अलग ही रुतबा रखते थे, इन्होंने उस रुतबे को बदल कर अपना गुंडागर्दी के मामले में अपना रुतबा बनाना शुरू कर दिया। निशाने में बहुत स्टार्टिंग से ही बड़े तेज़ तर्रार थे, कभी गुलेल से निशाना लगाते थे तो कभी बंदूक से निशाना लगाते थे, अचूक निशाना, और ऐसा निशाना कि लोग उनकी निशाने की हमेशा तारीफ़ किया करते थे। साल 1980 से 1990 का जो दौर था, ये दौर कुछ ऐसा आता है कि प्रदेश सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन्होंने गाज़ीपुर में डेवलपमेंट करने के लिए कुछ नई नई योजनाएं लेके आ रहे थे, और इसी योजनाओं की वजह से ही नए रेलवे में ठेके निकल रहे थे, खनन में ठेके निकल रहे थे, स्क्रैप में ठेके निकल रहे थे, और इन्होंने भी सोचा कि अपना ठेकेदारी में कोई अगर हाथ आजमाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इनकी कहानी के साथ साथ एक कहानी और चल रही थी। वाराणसी का ही एक ब्रजेश सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पढ़ने में बेहद होशियार होता है। उसका सपना था कि वो बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसके पिताजी की कोई हत्या कर देता है। पिताजी उनके बताया जाता है कि सिंचाई विभाग में थे, और जब हत्या कर दी जाते हैं, जब चिता को ब्रजेश सिंह आग लगा रहे थे, तभी उन्होंने कसम खाई थी कि वो अपने पिता की हत्या का हर हाल में बदला लेंगे। भले ही उस व्यक्ति को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसने अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतारकर अपना दबदबा ऐसा कायम किया कि उस इलाके में, यानी कि पूर्वांचल में, उस ब्रजेश सिंह नाम के व्यक्ति का कुछ ही समय में बोलबाला शुरू हो जाता है। और जब बोलबाला शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे करके उसने भी ठेकेदारी में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। अब ये ठेकेदारी का दौर चल रहा था, चाहे वो रेलवे की ठेका हो, खनन का हो, स्क्रैप का हो, अलग अलग ठेके में। एक तरफ मुख्तार अंसारी अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, इधर ब्रजेश सिंह अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, लेकिन दोनों की कोई अदावत नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। दोनों का मामला सामान्य चल रहा था। लेकिन एक त्रिभुवन सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि वो भी डॉन था, बाहुबली था, और उसकी मुख्तार अंसारी से अदावत चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, और ये व्यक्ति ब्रजेश सिंह के खेमे में जाकर शामिल हो जाता है। और यहीं से देखते हुए अब तक तो त्रिभुवन सिंह इनका दुश्मन होता है, लेकिन मुख्तार अंसारी की अब दुश्मनी सीधे सीधे ब्रजेश सिंह से भी शुरू हो जाती है। और इन्होंने ठेकेदारी में अपना हाथ आजमाने के लिए अपनी अपनी टीम तैयार करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि फौज तैयार कर रहे थे, और हर जिले में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसे बेरोजगार युवाओं को तलाश कर रहे थे जो इनके लिए मरने और मारने को किसी वक्त भी तैयार हो जाएं। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोनों आमने सामने थे और ठेके में हाथ आजमाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इन्होंने तो त्रिभुवन सिंह को मरवा कर अपना काम तमाम कर दिया था। लेकिन इसी बीच में बताया जाता है कि साल 2001 की ये बात है, मुख्तार अंसारी का काफिला निकला हो जा रहा था, और ब्रजेश सिंह के लोगों को पूरी पुख्ता जानकारी थी कि मुख्तार अंसारी का काफिला निकल रहा है। और यहाँ से कुछ इस तरह से गोलीबारी शुरू होती है कि दोनों तरफ से लगातार गोली चल रही थी, लेकिन मुख्तार अंसारी का जो नेटवर्क था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। जिस गाड़ियों की सूचना मिली थी, दरअसल वो उस गाड़ी में नहीं बैठे थे, वो अपने वहाँ से निकल के चुपचाप भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच में जो गोलीबारी चल रही थी दोनों तरफ से, तो मुख्तार अंसारी के 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है, 3 लोग मारे जाते हैं। लेकिन एक सूचना ये भी चलने लगती है कि ब्रजेश सिंह को गोली लगी है और ब्रजेश सिंह की भी मौत हो गई है। जैसे ही ब्रजेश सिंह की पूर्वांचल में मौत की खबर फैलती है, अब एक छत्र राज मुख्तार अंसारी का शुरू हो जाता है और उनका अपना खुद का डंका बजने लगता है। इन्होंने भी अपनी एक फ़ौज तैयार की, ऐसी फ़ौज जो अलग अलग ज़िलों में थी और जो पैसों के लिए मरने को भी तैयार हो जाए और मारने को भी तैयार हो जाए। ऐसे चलते चलते एक मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि 1985 से लेकर मोहम्मदाबाद विधानसभा पर इस अंसारी फैमिली का कब्जा हुआ करता था। इनके ही परिवार से कोई ना कोई विधायक बना करता था। और साल 2002 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णानंद राय को अपना प्रत्याशी घोषित कर मोहम्मदाबाद में उतार दिया। और ब्रजेश सिंह ने, ऐसा बताया जाता है कि इनका कृष्णानंद राय का साथ दिया था, उन्हें इलेक्शन लड़वाने में पूरी मदद की थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की आपस में अदावत जो थी। इसी बीच में ये चुनाव होता है, और चुनाव होने के बाद जो इनके भाई होते हैं अफजाल अंसारी, वो तो चुनाव हार जाते हैं और कृष्णानंद राय बीजेपी से विधायक बन जाते हैं। 1985 से बना हुआ दबदबा यूं अचानक से ख़त्म हो जाए और लोग तरह तरह की बातें करने लगें, तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। और वो व्यक्ति जिसका अपना एक नाम रहा हो, जो बाहुबली रहा हो, जिसके पास अपनी एक अच्छी खासी
फौज रही हो। अब इन्होंने ऐसी वक्त गुजर जाता है, लगभग 3 साल के आसपास बीत जाते हैं। 29 नवंबर 2005 की ये बात है। विधायक कृष्णानंद राय अपने 7, कुल मिला के 7 साथी थे उनकी गाड़ी के अंदर, उनके साथ एक भाबरकोल बिलोक लगता है, उसका एक सियाड़ी गांव है, वहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला था, उसी का वो उद्घाटन करने के लिए गए थे। लेकिन अपेक्षाकृत कम लोग थे, इसलिए वहाँ से वो वापस आ जाते हैं। थोड़ी नाराज़गी भी जताते हैं, कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास आदमी कम थे, यहाँ पर संख्या कम थी, तो मुझे यहाँ बुलाने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन वो लोग कहते हैं कि साहब आपको देखने का मन कर रहा था, यानी कि विधायक जी को देखने का मन कर रहा था। विधायक जी खुश होते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और वहाँ से चले आते हैं। बसनिया चट्टी के पास जैसे ही उनकी गाड़ी आती है, साथ ही मतलब कुल मिला के विधायक सहित 7 लोग बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर। सामने से एक गाड़ी आ रही थी। विधायक जी ने कहा कि भाई उस गाड़ी को पहले निकल जाने दो, हमारी अपनी गाड़ी को साइड में लगा लो। लेकिन वो गाड़ी साइड में निकलने की बजाय उनके ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके बाद फिर उसके अंदर से कई लोग निकलते हैं और कई लोगों ने निकलने के बाद AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों से विधायक पर हमला बोलना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 500 गोलियां चलाई गई। 500 गोलियां उन 7 लोगों को मारी गई, 7 के साथ मर जाते हैं। और इस दृश्य को बड़ी संख्या में लोग देख रहे थे, छुप कर देख रहे थे, इधर से देख रहे थे। हालांकि उस कार में सवार जो बदमाश थे, उनके दुश्मन विधायक थे और उनके साथी थे, वो उनको ही मारना चाहते थे। जो आसपास दृश्य देख रहे थे, उनको किसी को मारना नहीं चाहते थे। यहाँ से कृष्णानंद राय की जैसे ही हत्या हो जाती है, ये मामला फिर लगातार सुर्खियाँ बटोरने लगता है। पता चलता है कि इसमें एक डॉन था जिसका नाम मुन्ना बजरंगी होता है, उसका नाम सामने आता है। और मुन्ना बजरंगी के बारे में जब पता चलता है तो पता चलता है कि वो मुख्तार अंसारी के लिए काम किया करता था। अब मुख्तार अंसारी के लिए हालांकि CBI जांच भी होती है। ये भी CBI जांच के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जैसे कद्दावर नेताओं ने इस विधायक की हत्या की जांच कराने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किए, धरने पर बैठे। लेकिन सालों साल बीतते चले जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। ये जो व्यक्ति होता है मुख्तार अंसारी, दरअसल ये घटना होती है 2005 में और 29 नवंबर की बात है। लेकिन अक्टूबर 2005 में मऊ शहर में दंगा होता है। दंगे में 15 लोग मारे जाते हैं, कितने लोग घायल हो जाते हैं। और उस दंगे में आरोप लगता है मुख्तार अंसारी का। और मुख्तार अंसारी उस वक्त जेल के अंदर थे और ये बताया जाता है कि जेल के अंदर बैठ के ही उन्होंने नेक्सस चलाना शुरू कर दिया था। वहीं से अपनी टीम तैयार करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से, हालांकि CBI भी इस बात को साबित नहीं कर पाई थी कि सीधे सीधे हत्या में मुख्तार अंसारी का ही हाथ था, लेकिन आरोप जरूर लगता रहा था। वक्त बीतने लगता है और ये जेल के अंदर रहते हैं, कभी गाज़ीपुर जेल तो कभी मथुरा जेल, कभी आगरा जेल, कभी रोपड़ पंजाब जेल तो कभी बांदा जेल। लगातार जेल चल रहे थे। तभी इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना अब इलेक्शन की तैयारी की जाए। ये बसपा में शामिल होते हैं और बसपा में शामिल होने के बाद सबसे पहले साल 1996 में BSP से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद विधायक बन जाते हैं, जीत जाते हैं। और जब जीत जाते हैं साल 2002 में भी इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं। और साल 2007 में जेल में थे, लेकिन जेल से ही चुनाव लड़ते हैं मऊ विधानसभा से, वहाँ से भी ये बाहुबली जीत जाता है। साथ ही साल 2012 में चुनाव लड़ता है और साल 2017 में भी 5 बार ये विधायक बन जाता है और सांसद बनने की कोशिश कर रहा था। बताया जाता है कि जब नरेंद्र मोदी वाराणसी से पहली बार चुनाव लड़ रहे थे साल 2014 में, तो इसने ऐलान कर दिया था कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन किसी कारणवश क्या मामला था, वो चुनाव में उतरता नहीं है और इन्हें चुनाव खुद ही लड़ते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो साथ ही ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ होती हैं इस व्यक्ति के साथ, मुख्तार अंसारी के साथ। ऐसे बताया जाता है कि जेल अधीक्षक होते हैं SK अवस्थी ने जब उनकी पोस्टिंग होती है तो जिस जेल में ये भी होता है मुख्तार अंसारी, तो उससे पहले तक तलाशी नहीं ली जाती थी। लेकिन जब इन्होंने SK अवस्थी ने ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी ही हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, जो भी जेल के अंदर आएगा उसकी पूरी तरह से तलाशी ली जाएगी। तलाशी ली जाती है तो एक पिस्टल मिल जाती है और पता चलता है कि वो मुख्तार अंसारी का एक व्यक्ति होता है। उसी मुख्तार अंसारी के आदमी की जो पिस्टल थी, उस पिस्टल को मुख्तार अंसारी अपने हाथ में लेकर उस SK अवस्थी यानी कि जेल अधीक्षक के माथे पर लगा देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर इनमें काफ़ी खींचातानी भी होती है। बात हद से ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब वो धमकी देते हैं कि हम तुम्हें बाहर निकल के मार डालेंगे या फिर तुम्हें नुकसान पहुँचा देंगे। ये ही नहीं बल्कि एक DSP होते हैं और DSP कोई सूचना मिलती है जिनका नाम होता है शैलेंद्र सिंह। उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई बदमाश हथियार लेके जा रहा है, वो भी आधुनिक हथियार। और उन्होंने पहले से घेराबंदी करने के बाद उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके व्यक्ति के पास पता चलता है कि LMG पकड़ी जाती है
और जब उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो जांच पड़ताल में मुख्तार अंसारी का ही नाम आता है कि उस मुख्तार अंसारी के लिए ही ये हथियार जा रहा था। आखिरकार उस डीएसपी ने हथियार तो पकड़ लिया, लेकिन हथियार पकड़ने के बाद उस डीएसपी की ऐसी आफत खड़ी हो जाती है कि सरकार में उसे परेशान किया जाने लगा और मजबूरन होकर उस डीएसपी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वो साधारण ज़िंदगी जीने लगा। लेकिन मुख्तार अंसारी ने जेल में रहकर अपराध किस तरह से करते हैं इसका एक बड़ा नेक्सस चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जेल में रहते हुए, हालांकि इनके परिवार के कुछ लोग बहुत अच्छे भी थे शुरुआत में और भाई भी इनके सांसद बन जाते हैं, लेकिन इनके घर की, इनकी दहलीज पर किसी व्यक्ति ने अगर कदम रखे, खासकर गरीब लोगों ने, तो इन्होंने उसकी बड़ी बेइंतहा मदद करनी शुरू की। चाहे किसी की बेटी की शादी हो या किसी की नौकरी का मामला हो या फिर किसी की पढ़ाई का मामला हो। इस तरह से इन्होंने एक अपनी छवि रॉबिन हुड के रूप में भी बनानी शुरू कर दी। उस इलाके में इनका एक वर्चस्व कायम होता चला जाता है और धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, 2005 अक्टूबर का महीना था, जेल में जाते हैं। लेकिन जेल से निकलने के बहुत जतन करते हैं, कोशिशें करते हैं। जेल तो बदलती रहती हैं, कभी गाज़ीपुर, मथुरा, आगरा, रोपड़, बांदा, लेकिन कभी जेल से बाहर निकलने का मौका नहीं आया। ऐसा शम्स ताहिर खान साहब, जो आज तक के रिपोर्टर हैं, वो एक बार बता रहे थे कि लखनऊ में वो जो पुलिस का मुख्यालय होता है, उस मुख्यालय में वो रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच में 3 जीप आती हैं, गाड़ियाँ आती हैं। उन 3 गाड़ियों में ये मुख्तार अंसारी होते हैं और जब उन्होंने देखा कि मुख्तार अंसारी क्या जेल से छूट गए, तो पता चलता है कि मुख्तार अंसारी जेल से छूटे नहीं थे, बल्कि लखनऊ की जेल में ही वो शिफ्ट होते हैं। लेकिन इस बात की मीडिया में कवरेज नहीं आए, इसलिए उन्होंने घेराबंदी भी की थी। लेकिन इनकी जो रिपोर्टर होते हैं, बड़ी गुपचुप तरीके से उन्होंने इनका वीडियो बना लिया और जब वीडियो बना रहे थे तभी इसी बीच में मुख्तार अंसारी ने देख लिया और मुख्तार अंसारी ने कहा कि तुमने वीडियो तो बना लिया है, अच्छे से बनाओ, लेकिन इसे टीवी पे मत चलाना। और इसी बीच में जो लखनऊ के आज तक के रिपोर्टर होते हैं, उनको भी धमकी दी जाती है कि ज़रा भविष्य देख कर करना काम, अगर तुमने न्यूज़ चलाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत ख़तरनाक होगा। आज तक के ऑफिस में भी ऐसा बताया जाता है कि फ़ोन पहुँच जाता है। हालांकि वो 10 या 12 दिन तक उसका इंतज़ार किया जाता है और अचानक से उस न्यूज़ को ब्रेक कर देते हैं। हालांकि किसी आज तक किसी पत्रकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन वो इतनी हिम्मत रखता था कि जेल में रहते हुए भी कभी हज़रतगंज में खरीदारी कर रहे हैं, तो कभी बाहर घूम रहे हैं, कभी बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों से मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था और जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, सरकार आने के बाद इनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। रोपड़ जेल से इनको बुलाया जाता है, बांदा की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि जैसे ही जेल में आते हैं तो इन्हें खाने में जहर दे दिया गया था। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी, लेकिन इस बात का काफ़ी विरोध किया गया था। इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने नहीं आती है। वक्त का पहिया और आगे बढ़ जाता है और ये अपने कोर्ट को एक पत्र लिखते हैं। कहते हैं कि 19 मार्च 2024 को जो खाना दिया गया था रात्रि के समय में, उस खाने में जहर मिला गया था, सिलो पॉइजन मिलाई गई थी और मुझे मारने का प्रयास किया गया था। लेकिन ये बीमार भी हो जाते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं, वहाँ से एकदम से इन्हें वापस कर दिया जाता है जेल के अंदर ही। और ये जब पत्र लिख रहे थे तो पत्र में ये भी लिखा, अब से ठीक 40 दिन पहले भी इनको जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी और जैसे जैसे उन्हें वो जिस तरह का वो जहर था उसे खाने के बाद रोटी के साथ, क्योंकि जितने लोगों ने भी, क्योंकि इनके पास जो खाना आता था उस खाने को और कैदियों को भी खिलाया जाता था और जितने लोगों ने उस खाने को खाया था सभी कैदी बीमार हो जाते हैं, उन सभी का इलाज होता है। लेकिन ये पत्र लिखने के बाद भी कोर्ट से इससे पहले कि कोई बात होती, किसी कुछ ऑर्डर होता, परिवार के लोग लगातार कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि इनको जेल के अंदर बहुत ख़तरा है, इनकी जान ली जा सकती है, किसी भी तरकीब से मारा जा सकता है, वो आशंका जाहिर कर रहे थे। और इसी बीच में 28 मार्च 2024 की रात लगभग 8:40 पर यह खबर चलती है कि बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और उन्हें आनन फानन ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर के 9 डॉक्टरों का एक पैनल होता है, वो इनका उपचार शुरू कर देता है। लेकिन उपचार के दौरान ही पता चलता है कि उनकी मौत हो जाती है। और जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है और ये सूचना, ये न्यूज़ अखबारों में चलती है, टेलीविज़न सूचना और इंटरनेट की दुनिया में जब वायरल होने शुरू हो जाती है, तो लोगों ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने, उनके परिवार के लोगों ने पहले से ही शक जाहिर किया था कि उनकी जान को ख़तरा है, उन्हें स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जा रही है। अगर उनको मारने की वाकई ही कोशिश की गई थी तो जाहिर सी बात है कि जैसे परिवार के लोग कहते हैं कि हम इस मामले की जांच पड़ताल कराएंगे, मजिस्ट्रेट की जांच हो या कुछ सीबीआई जांच हो। और जांच किस तरह से होती है कि 500 गोली एक विधायक पर चलती हैं और ये पुलिस, ये प्रशासन, ये शासन, ये सीबीआई ये साबित ही नहीं कर पाती कि 500 गोलियां किसने चलाई हैं। तो जाहिर सी बात, आप सहज ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको जहर देकर मारा गया है या फिर ये सामान्य एक हार्ट अटैक से मारे गए हैं।
तो इस बात की भी कभी, जैसे कि उन 500 गोलियों का कोई हिसाब किताब नहीं है, शायद इस बात का भी कभी हिसाब किताब हो नहीं पाएगा। आपको याद होगा साल 2023 में कोर्ट में पेशी के लिए अतीक अहमद और उनके भाई को, अशरफ को लेके जाया जा रहा था। इसी पुलिस की सुरक्षा में 25-30 पुलिस वाले भी होते हैं। इसी बीच में 3 लड़के आते हैं, उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं और अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर ताबड़तोड़ लगातार गोलियां चलने लगती हैं। कुछ ही सेकंडों में खूब सारी गोली चलती हैं, वो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। जब मीडिया ने अपनी इसमें रिपोर्टिंग करना शुरू किया तो पता चलता है कि वो बहुत गरीब घर के लड़के थे, तीनों के तीनों बहुत साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके हाथ में जो हथियार थे, जिनकी कीमत 10 लाख या उससे ज़्यादा रुपए के हथियार थे, आखिरकार वो हथियार कहाँ से आए? 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, आज तक भी इस बात का पता नहीं चल पाया। हत्या का असली मेन मकसद क्या था, किसने हत्या कराई थी, कौन था उस हत्या के पीछे? तो जैसे अतीक अहमद का मामला इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया है, ऐसे ही मुख्तार अंसारी की मौत का एक किस्सा इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह जाएगा। लोग ये भी समझेंगे कि हार्ट अटैक हुआ है, लोग ये भी समझेंगे कि उन्हें जहर दे के मार दिया गया है, कुछ लोग ये भी खुशी मनाएंगे जब से बाबा आए हैं वो सफाई कर रहे हैं। अब ये आगे क्या होना है क्या नहीं होना है तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें क़यामुद्दीन अंसारी हैं, बबलू यादव, दिनेश ठाकुर, दिलशान, ऋषभ निषाद, शरीफ, मोहम्मद फैज़ान, औरंगज़ेब खान, लवकुश, अनिल माथुर, वीरू, जितेंद्र, रोकी, अनीस, गिरीश, भोपाल, रिहान, हैदर अली। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।